हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम इफ़ेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग का कुछ आइडियाज़ बताऊंगी एंड हियर वी आर। जो नोट मेकिंग की प्रोसेस है, बेसिकली जब भी कभी हम कोई सेशन अटेंड करते हैं, कोई लेक्चर अटेंड करते हैं, तो उसके 3 फेजेस होते हैं। लेक्चर या सेशन अटेंड करने के पहले क्या, विच इज़ बिफोर द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर हमें क्या क्या समझ में आया, और लेक्चर के बाद भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमारा दिमाग अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता चलती रहती है। नॉलेज एक्वायरिंग की प्रोसेस वैसे भी कभी एंड नहीं होती, राइट। तो अब जो नोट मेकिंग की प्रोसेस है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो भी इसी तरह 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो चालू करते हैं पहले स्टेप से, जो कि है बिफोर द लेक्चर। किसी भी सेशन या लेक्चर को अटेंड करने के पहले जो भी रिलेवेंट चैप्टर है या जो भी रिलेवेंट टॉपिक है, उसे एक बार जरूर गो थ्रू करें। ठीक है, तो हमें सबसे पहला पॉइंटर क्या मिला, गो थ्रू दी पॉइंट्स। गो थ्रू दी पॉइंट्स और रिलेवेंट टॉपिक्स जिसके बारे में उस लेक्चर में चर्चा होने वाली है। अब हर एक टॉपिक या हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स या सब टॉपिक्स होते हैं जो इजी होते हैं या उनकी डिफिकल्टी लेवल मीडियम तक होती है, पर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम पहले ही ये इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट वाले जो टॉपिक्स हैं, इन्हें हम किसी स्टिकी नोट में लिस्ट डाउन करके रख लें। अपने साथ स्टिकी नोट हमेशा रखें और उसमें एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन से वो टॉपिक्स होंगे जो आपको सेशन के दौरान, जिन पे ज़्यादा एम्फेसाइज आप करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आपको उनमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिले। ठीक है, तो सबसे पहला तो हो गया ये पॉइंट। क्या था, बिफोर द लेक्चर स्टार्ट, बिफोर द सेशन स्टार्ट, आपके पास हैंडी एक लिस्ट होनी चाहिए उस चैप्टर या उस टॉपिक के अंदर जो भी ऐसे डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट आपको जो टॉपिक्स लगते हैं, जिन पे आप स्पेशल एम्फेसिस चाहते हैं या आप ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, आपके पास वो ऑलरेडी होनी चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ठीक है, आई विल चेंज द पेज क्योंकि इसमें कई सारा कुछ लिखने को है। सेकेंड स्टेप है हमारा ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ड्यूरिंग द लेक्चर हमारी जिम्मेदारी क्या क्या बनती है कि किस तरह से हम अच्छे नोट्स ड्रॉ आउट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो होनी चाहिए हमारे पास, वो है लूज लीफ शीट्स। लूज लीफ शीट्स या पेपर्स। दिस इज माई रिकमेंडेशन। दिस इज माई रिकमेंडेशन। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अपने साथ लूज लीफ शीट कैरी न करते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है अच्छी नोट मेकिंग प्रोसेस के लिए। आपके पास हमेशा लूज लीफ शीट्स होने चाहिए, जिन्हें हम दस्ता भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जनरल बोलचाल भाषा में हम उसे दस्ता कहते हैं। वो ऐसे एक बंडल में आता है और आप अपने साथ तो पूरा का पूरा बंडल हमेशा कैरी करिए। इससे क्या होता है, जब भी कभी लूज लीफ शीट्स होती हैं या पेपर्स होते हैं, तो हमारे लिए उन पेपर्स को कहीं पे स्टिक करना या कहीं पे स्टेपल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अभी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में। हमने कोई नोट्स बनाया कंपनी लॉ का, तो हमने क्या किया, जो भी प्रोफेसर के द्वारा दिए गए एग्जाम्पल्स थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के रिलेशन में, इस कंसेप्ट के रिलेशन में, हमने उन्हें क्या किया, एक जगह पे लिखा और उन एग्जाम्पल्स को
जिस भी बुक में जो भी रेलेवेंट पेज पे वो कंसेप्ट दिया हुआ है वहां पे हमने उन एग्जाम्पल्स को स्टेपल कर लिया। तो हमारे लिए कितना आसान हो गया रेफरेंस ढूंढना, और उस रेफरेंस से रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा बातें हमें पता चली है, कोई एग्जाम्पल हमें पता चला है, तो वहीं पे हमने उसको स्टेपल कर लिया या स्टिक कर लिया। हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इफेक्टिव नोट्स बनाना और उसको अपने साथ कैरी करना। ठीक है, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि आप अपने साथ क्या रखेंगे, लूज लीव शीट रखिए या पेपर्स अपने साथ कैरी करिए। रजिस्टर से फाड़ना, फिर उसको ऐसे आड़े टेढ़े पेजेस साथ में लेके चलना बहुत ही गंदा लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कैरी वाइटनर विद यू। ये मेरा सजेशन है, मेरा रिकमेंडेशन है, हमेशा अपने साथ वाइटनर रखिए। मैम ऐसा क्यों? आप एक नोट बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसमें बार बार काटा पीटी करेंगे तो वो कितना गंदा लगेगा। आपके जो नोट्स हैं वो हमेशा क्लीन दिखने चाहिए, नीट दिखने चाहिए। तो कभी अगर गलती हो भी जाती है, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ वाइटनर लिखा, अभी अगर ऑर्डिनरीली उन्हें काटना होगा स्टूडेंट्स को तो वो कुछ इस तरह से कट करते हैं, ऐसे फिर ऐसे। अरे नीचे लिखी चीज हो गई, कोई नहीं पढ़ रहा, नीचे आपने क्या लिख दिया है। पेपर में भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इस तरह से काटा पीटी करते हैं, जो इतना बुरा लगता है, क्योंकि हर थोड़ी अंतराल में आप ऐसे कुछ कट करते हैं लिखने के बाद, और वो बहुत बुरा साउंड करता है और बहुत गंदा दिखता है देखने में। ठीक है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो मेरा है वो है टू कैरी अ वाइटनर। आप अपने साथ वाइटनर रखिए। 2 प्रकार के वाइटनर आते हैं, आपको जैसा पता है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, एक तो लिक्विड वाला और एक टेप वाला। आप चाहे तो अपने साथ टेप वाला वाइटनर कैरी करिए, बहुत आसान होता है और बहुत अच्छा लगता है। जब आपका फाइनल नोट का वर्जन आपके हाथ में आता है तो बहुत क्लीन और नीट आपका काम दिखता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात, ये तो हो गए जो 2 मेरे रिकमेंडेशन थे। अब हम बात करते हैं मेनली कि हमें नोट्स बनाने किस तरह से हैं। तो हमेशा डेट के साथ आप अपने नोट्स को चालू करेंगे। ऑलवेज पुट अ डेट। डेट से 2 बातें होती हैं, एक तो आपको ये पता होता है कि आपकी कौन सी क्लास किस दिन हुई, कौन सा सेशन किस दिन हुआ। दूसरा, आप ये जान सकते हैं कि आपने वो नोट पिछली बार कब खोल के देखा था और कब पढ़ा था, कब आपने को कितना टाइम हो गया है अपने बनाए हुए नोट्स को दोबारा पढ़े हुए। इससे आपके ऊपर एक चेक रहता है कि आप प्रॉपरली टाइमली अपने होमवर्क्स कंप्लीट कर रहे हैं और वापस अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा समय बीत गया, इसका मतलब दिस इज समथिंग टू वरी। आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, इससे ये समझ में आता है। ठीक है, तो हमेशा पुट अ डेट, आदत डालिए, हमेशा डेट डालिए, बहुत अच्छी आदत होती है ये। ठीक है, और डेट डालने के बाद एक सेट पैटर्न में अपने नोट्स को बनाइए। सेट पैटर्न मतलब, मैम इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो एक साथ सारे स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, ऐसा मत करिए। कभी भी अपने काम को वेरियस पैराग्राफ्स में डिवाइड करते चलिए। दिस इज पैराग्राफ नंबर 1, दिस इज पैराग्राफ नंबर 2। इससे आपका नोट जो भी आप लिख रहे हैं वो एक निश्चित पैटर्न में रहेगा। पढ़ने वाले को, जो भी उस नोट्स को पढ़ रहा है, ये क्योंकि यही सेम चीज आप आंसर में भी रेप्लिकेट करेंगे। जब आप मेन आंसर्स लिखेंगे तो आप सिस्टमैटिकली लिखना चालू कर देंगे वंस यू आर अकस्टम विद दिस राइटिंग स्टाइल, राइट। तो जो भी पढ़ रहा है आपके पेपर को, जो भी आपके नोट्स को पढ़ रहा है, उसे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपके लिखने का पैटर्न क्या है। मतलब आपका जो आंसर है वो बहुत व्यवस्थित लगेगा। ठीक है, तो आपने उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। अब कई बार पैराग्राफ के अंदर ये होता है या किसी टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स आ जाते हैं, तो आप एक सिस्टम बनाइए, एक पैटर्न बनाइए। जैसे अगर आपको नंबरिंग की आदत है, नंबर्स के थ्रू आपको पैराग्राफ को डिवाइड करने की आदत है या सब टॉपिक्स को डिवाइड करने की आदत है, तो हमने जैसे समझ लिया कि हम रोमन नंबर्स यूज करते हैं, तो हमने रोमन नंबर्स यूज किए। फिर हमें ये याद रखना है कि जब भी कभी हम सब टॉपिक डाल रहे हैं तो हम रोमन नंबर का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। अगर आपको अल्फाबेट्स की आदत है, मतलब सब टॉपिक्स आ गए हैं और आपको और सब टॉपिक्स के बारे में लिखना है, कुछ इलैबोरेट करना है, तो आप सब टॉपिक्स को क्या करेंगे, A B C D करके नंबरिंग दे देंगे।
समझ में आया? तो इससे क्या होगा, आपका जो पूरा नोट है वो बहुत व्यवस्थित दिखेगा और बहुत नीट दिखेगा। ठीक है। इनफैक्ट इन सारे सिस्टम्स के अलावा आप नंबरिंग्स के अलावा या अल्फाबेट्स को यूज करने के अलावा आप बुलेट पॉइंट्स, एरो, हैशटैग्स, एस्टेरिस्क, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो आप ऐसे बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एरोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे यूजेज बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। आगे आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन पे। कई बार जब हमारा लेक्चर ऑनगोइंग रहता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं या कुछ सुन रहे होते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं हमें कि यार ये हमें इंपॉर्टेंट है, हमें इसे तुरंत एक सेपरेट जगह में लिख लेना चाहिए। आप कोई दूसरी जगह जाओगे, उसे लिखोगे, फिर इस वाले नोट में वापस आओगे। इससे बेटर क्या है, क्लाउड बनाने का सिस्टम डालिए। क्लाउड कैसे बनाएंगे? आप जैसे कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं या आप कुछ लिख रहे हैं, अब इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको ये सीधी लाइन के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि यू आर राइटिंग समथिंग। अब आपको लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीच में, तुरंत एक क्लाउड जैसा बना लीजिए। जो भी आपने लिखा उसके आजू बाजू एक क्लाउड बना लीजिए, और इस क्लाउड के अंदर आप जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई पेज नंबर, कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई केस लॉ, कोई सेक्शन नंबर लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि ये क्लाउड हमेशा स्टैंड आउट करेगा बाकी सारे जो आपने पैराग्राफ लिखे हैं। मतलब दिस इज समथिंग विच नीड्स स्पेशल एम्फेसिस, या इसको आप बाद में पढ़ने वाले हैं या रिवाइज करने वाले हैं, या इसके बिना तो ये आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा लीगल जार्गन है या कोई लीगल वर्ड है या कोई जार्गन है या कोई सेक्शन नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके लिए आप क्या करिए, अपनी पेन का कलर चेंज कर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखने की है, एक बार आपने जो भी कलर डिसाइड कर लिया कि आप जो कोई लीगल जार्गन्स है, सेक्शन नंबर है, लीगल कोई टर्मिनोलॉजीज हैं, एक बार आपने अगर उसके लिए कोई पेन कलर डेजिग्नेट कर दिया तो शुरुआत से लेके अंत तक आप वही पेन कलर से ही उस लीगल जार्गन को लिखेंगे, या कोई भी लीगल जार्गन जब भी कभी आपके नोट मेकिंग प्रोसेस में आएगा तो पेन का कलर फिर चेंज नहीं होगा या वो पेन कहीं और इस्तेमाल नहीं होगी। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर हमने ये कहा कि पिंक या वॉयलेट कलर की पेन को हमने डेजिग्नेट किया है टू राइट लीगल जार्गन्स या सेक्शन नंबर या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इस कलर की पेन से लिखेंगे, तो अब हमें उस पेन कलर को उसी एक पर्पस के लिए यूज करना है। ठीक है। इवन यू कैन यूज अ टिपिकल काइंड ऑफ पेन या कोई टिपिकल काइंड ऑफ कलर फॉर मेकिंग दी क्लाउड्स, और आप चाहें तो हाइलाइटर से आप उसे क्या कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स सिर्फ थोड़े अट्रैक्टिव दिखने लग जाएंगे और आपको पढ़ने में मजा आएगा। नाउ ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको करना ही है, ये कोई ऐसा रिकमेंडेड चीज नहीं है। कलर करना या उसको हाईलाइट करना इज जस्ट एन ऑप्शनल थिंग। अगर आपके पास टाइम है, आपको मजा आ रहा है आपके नोट्स को और खूबसूरत बनाने में, सुंदर बनाने में, ताकि बाद में आपको पढ़ने में मजा आए, प्रोवाइडेड आपके पास टाइम है, तब फिर आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जस्ट टू मेक योर नोट्स मोर अट्रैक्टिव। ठीक है। ये तो हो गया ड्यूरिंग दी लेक्चर्स आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। अब आता है आफ्टर दी लेक्चर। आफ्टर दी लेक्चर के लिए एक मिनट जरा हम कलर चेंज कर लें। तीसरा पॉइंट है आफ्टर दी लेक्चर्स। क्या होता है, कई बार जब हम कोई सेशन अटेंड करते हैं, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक सेक्शन का रेफरेंस लेके चलते हैं। जैसे हमने कह दिया भाई सेक्शन दिस एंड दिस रेड विथ सेक्शन नंबर, ये इस वाले सेक्शन में ये रूल पढ़ना है, इस वाले सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इन टाइप के फॉर्म्स का इस्तेमाल होना है। अब ऐसे केसेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से पैराग्राफ में क्या हो रही है, क्लब हो जा रही है।
तो इनके लिए बेस्ट होता है फ्लो चार्ट्स बना लेना। पर सेशन के ड्यूरिंग में या तो आप फ्लो चार्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो जो आपको टीचर बता रहा है, या तो आप उसकी सुंदरता पे ध्यान दे सकते हो। अब दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। तो ऐसे में रिकमेंडेड प्रोसीजर क्या होता है कि आप ऐसे में पेंसिल का इस्तेमाल करें। ठीक है, मेरे पास तो आईपैड है अभी, तो मैं पेंसिल आपको बता नहीं सकती। आप जब अपने पास नोट्स बना रहे होंगे तो हमेशा अपने साथ पेंसिल रखिए। ठीक है, अब आप पेंसिल से अपने जो भी फ्लो चार्ट्स हैं या जो डायग्राम्स हैं उनको क्या करिए, पेंसिल से बनाइए। ठीक है, जो भी आपको लिखना है, आपने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कर दिया, फिर इससे कोई 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए, यहाँ से आपके कोई 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए। ठीक है, अभी तो आपने इसे क्या करा है, पेंसिल से बनाया है। आफ्टर दी लेक्चर्स आपकी जिम्मेदारी क्या है, घर जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसे रब करते जाइए और वापस से अब इसको प्रॉपर वे में बनाते चलिए। इससे क्या होगा कि जो काम अभी तक मेसी दिख रहा था, आपके नोट्स जो मेसी दिख रहे थे, वो क्या होने लग जाएंगे, अगेन अच्छे दिखने लग जाएंगे। तो जो भी आपने यहाँ पे बनाया उसे मिटाइए, पेंसिल से जो भी आपने बनाया, और अच्छी तरह वापस से अब आप सारे अपने नोट्स को फाइनल वर्जन, फाइनल एक रूप दे दीजिए। ठीक है, और इसके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका होगा रिवीजन, क्योंकि जो आपने फ्लो चार्ट्स के रूप में बनाया जिसमें इतने सारे कंसेप्ट्स थे, मतलब उनको स्पेशल एम्फेसिस हमें देना होगा, इसीलिए उसमें इतने सारे कंसेप्ट्स भरे हुए हैं जो एक साथ एक बार में क्लब नहीं हो पा रहे थे, तो हमने उनको फ्लो चार्ट के रूप में बनाया। तो इससे 2 बातें होंगी, एक तो रिवीजन होगा, दूसरा हमारा जो काम है वो नीट एंड क्लीन रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आपको व्हाइटनर का इस्तेमाल फिर से आ सकता है काम पे। कैसे, आपने अब कोई नोट्स बनाए, नोट्स के दौरान आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई सेक्शन नंबर गलत लिख दिया आपने, भाई टीचर ने कहा था 96 और आपने गलती से लिख दिया सेक्शन नंबर 66, हो सकता है रिवीजन के दौरान आपको लगा अरे ये तो मैंने गलत सेक्शन लिख दिया, तो आप उसे क्या करेंगे, तुरंत वहीं के वहीं चेंज कर देंगे। ठीक है, और ये चेंज करने के बाद आपका जो नोट है, जो भी आपने जो की पॉइंट्स डिराइव किए उस लेक्चर से, वो क्लीन एंड नीट रूप में आपके सामने है, एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो दीज आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप अपने नोट्स को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से इफेक्टिव नोट्स आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से हम भी मोटिवेटेड फील करते हैं। कुछ और आपको कंटेंट अगर चाहिए, कुछ और सजेशन हमारे एंड से चाहिए कि फोकस्ड कैसे रहे या मोटिवेटेड कैसे फील करें, इन सब टॉपिक्स पे मेरे वीडियोस वैसे भी आने वाले हैं। पर आपको और भी अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेशन में, कोई लॉ का सब्जेक्ट है, उसको कैसे लिखना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, अगर आपको कोई भी और ऐसा वीडियो चाहिए मेरे एंड से, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल कम अप विद द वीडियो। थैंक यू।